बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। और ऐसा विपक्ष भी कह रहा है और बहुत सारे उन जैसे मानसिकता के लोग भी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यह फैसला महत्वपूर्ण है पर ऐतिहासिक जैसा इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर, अगर इसे पूर्ण रूप से फैसला माना जाए या ये कहा जाए कि गाइडलाइंस जारी की हैं तो भी ये बात सही होगी। तो ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, इनका क्या प्रभाव होगा? क्या बुलडोजर एक्शन रुकेगा या बुलडोजर एक्शन एक हद तक सीमित होगा? तो ना बुलडोजर एक्शन एक हद तक सीमित होगा, ना बुलडोजर एक्शन रुकने वाला है। ना यह उत्तर प्रदेश में रुकेगा और ना यह बाकी जगह पर रुकने वाला है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आगे जिक्र करूंगा। उससे पहले हम जो इस फैसले के जो मुख्य पॉइंट हैं या बिंदु हैं या जो गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस विश्वनाथन और B.R. गवई की पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई को कानून के तहत नहीं माना जा सकता। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अराजक करार दिया है। संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई के लिए कोई स्थान नहीं है। आरोपित दोषी हो या फिर केवल आरोपी हो, उसका घर, दुकान, ऑफिस कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं कर सकते। ऐसा हो भी नहीं रहा है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। ये बात सही है। इसके बाद जो है ना, न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संपत्ति ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना यह अनिवार्य होगा। यह नोटिस का टाइम पहले भी था जो 7 दिन था, अब उसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। नोटिस में यह बताना होगा कि अवैध निर्माण की क्या प्रकृति है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर क्या है, नोटिस में यह बताना होगा, यह इसमें मुख्य बात है। और नियम के उल्लंघन का विस्तृत ब्यौरा और ध्वस्तीकरण का क्या आधार है, यह भी बताना अब अनिवार्य होगा। नोटिस पाने वाले को अपने उत्तर साथ दिए गए दस्तावेज जो प्रस्तुत करे हैं उनकी सूची को दिखाना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और सुनवाई करने वाली अथॉरिटी का नाम भी इसमें उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक पारदर्शिता के आधार पर पोर्टल बनाया जाएगा, यानी कोई भी जो निकाय है या स्थानीय प्राधिकरण है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्रवाई ध्वस्तीकरण या अवैध निर्माण को गिराने की जाती है वो प्रत्येक प्रदेश में 2 या 3 स्तरों पर की जाती है। उसमें निकाय भी होता है, म्युनिसिपल भी होते हैं, और उसमें उस पर्टिकुलर प्रदेश का अपना, जैसे उत्तर प्रदेश 1973 अधिनियम के तहत ज्यादातर कार्रवाइयां की जाती हैं। तो इसी तरीके से प्रदेश का अपना एक अधिनियम भी होता है जिसके तहत अवैध निर्माण को गिराया जाता है। इसके साथ ये भी बता दूं कि अवैध निर्माण होता क्या है। अवैध निर्माण को गिराना, अवैध निर्माण, अगर हम सोचें कि अगर हम अवैध निर्माण को गिराने में आए, तो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम दिल्ली में अवैध निर्माण को गिराने में आए तो 50% से ज्यादा दिल्ली बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर किसी प्रदेश में आप अवैध निर्माण को गिराने पे आओगे तो उस प्रदेश का 15 से 20% हिस्सा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, पूरे भारत के उसमें है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को या अन्य उसको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं इसमें अलग क्या है, ये गाइडलाइंस में अलग क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो निकाय है, स्थानीय निकाय या प्राधिकरण जिसके तहत ये गिराया जाता है, उसे 3 माह के अंदर एक डिजिटल पोर्टल बनाना है। इस पर सेवा चस्पा किए गए नोटिस, कारण बताओ नोटिस, उसका उत्तर और उस पर पारित आदेश, सब कुछ इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ठीक है। इसके अलावा नोटिस देने की जो प्रक्रिया है वो यह हो गया, अगर कोई अवैध निर्माण है तो पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद उसके लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा जवाब के लिए। अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो जो उसका स्वामी या कब्जेदार है उसके पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही परिसर जो है, जो नोटिस देने वाला है, वो अपने नोटिस को जो है ना अपने परिसर के बाहर भी चस्पा करेगा। ठीक है। बैक डेट में नोटिस के आरोपों से बचने के लिए ये जो नोटिस जो है विधिवत तामील हो जाए, उसकी सूचना ईमेल या ऑटो जनरेटर रिप्लाई के माध्यम से कलेक्टर या जिलाधिकारी को भेजनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत मुख्य जो बातें कही हैं वो 3 है। एक है जो प्राधिकरण या स्थानीय निकाय है वो पोर्टल बनाएगा,
उस पोर्टल के साथ जो है ना डीएम को अटैच कर दिया गया है। और क्योंकि बैक डेट में ऑर्डर जारी करने से बचने के लिए इसमें जो है ना उसमें कलेक्टर और जिला अधिकारी को उसी दिन ईमेल के माध्यम से वो भेजा जाए, ताकि उसका जो है ना उसका जो है ना एक डाटा तैयार किया जा सके और उसका जो एक सबूत रहे कि ईमेल के माध्यम से ये फलानी डेट को आया था। कलेक्टर या अधिकारी कार्यालय से भी इसकी रसीदगी को प्राप्त किया जाएगा। ये एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही है। अंतिम आदेश की इसमें क्या व्यवस्था दी गई है? सुनवाई के बाद नामित पदाधिकारी द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें यह ध्यान रखना होगा नोटिस देने वाले के तर्क और नामित अधिकारी असहमत हो तो उसका भी कारण बताना होगा। यानी जो इसमें मुख्य बात है वो नोटिस का टाइम 7 दिन से 15 दिन कर दिया गया है। पोर्टल बनाया जाएगा, डीएम को अटैच कर दिया गया है, ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा ताकि बैक डेट में इसे ना हो। और इसमें अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि बुलडोजर कार्रवाई आखिरी विकल्प होना चाहिए। अराजक स्थिति है, आम नागरिक के लिए घर बनाना सालों की मेहनत और सपनों का नतीजा है। कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। कानून का राज यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी नामित संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने घर और आशियाने को मौलिक अधिकार माना है। ये बड़ी और विशेष बात है। ठीक है, ये बात हम इससे सहमत हैं। आश्रय मौलिक अधिकार है। किसी भी संपत्ति को अचानक ध्वस्त नहीं किया जा सकता, ना उसको छुआ जा सकता है। मकसद बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सजा देना अगर है तो उसे छुआ नहीं जा सकता। आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है। किसी का घर छीनना है तो संतुष्ट करना होगा कि यह उसका एक हिस्सा है या पूरा घर गिराना पड़ेगा, और क्या यह अंतिम विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें कहीं पर भी मुसलमान शब्द नहीं है, इसमें किसी प्रदेश का नाम नहीं है, इसमें बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए नहीं कहा गया है। ये 3 बातें मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दूं। इसके बाद अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के लिए कहा है कि अवमानना की कार्रवाई और मुकदमा उन अधिकारियों पर हो सकता है जो इस आदेश का उल्लंघन करते हैं। वो तो किसी पे भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी किसी बात को अवमानना, अगर हम उनसे सहमत नहीं हैं या कोई सामान्य व्यक्ति उनकी उससे सहमत नहीं है अवमानना की कैटेगरी में, तो वो भी आता है। और इसके अलावा जो है उस अधिकारी पर ध्वस्त संपत्ति का पुनर्निर्माण कराने की भी जिम्मेदारी होगी। अगर वो अधिकारी इस टर्म एंड कंडीशन जो गाइडलाइंस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई नहीं करता है तो ध्वस्त संपत्ति का पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी और खर्च उसकी जेब से वसूला जाएगा। क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उसको करना होगा। संपत्ति का स्वामी या कब्जेदार को अनधिकृत निर्माण हटाने या ध्वस्त करने के लिए 15 दिन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर अधिकारियों में डर बिठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 लाइनें अधिकारियों के लिए भी कही हैं, क्योंकि वो भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पे ये आती है बात निकल के कि क्या सुप्रीम कोर्ट, और इसमें एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में ने जो आधार माना है वो मध्य प्रदेश के रतलाम में मोहम्मद हुसैन के बेटे सलमान की इस साल 13 जून को सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई। अगले ही दिन उनके पुश्तैनी घर को ढा दिया गया। इसी तरीके से राजस्थान के उदयपुर में राशिद खान के किराएदार का बेटा हत्या में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया और 16 अगस्त को राशिद का मकान ढा दिया गया। किराएदार हत्या में लिप्त था और मकान मालिक जो था उसका मकान ढा दिया गया। सुप्रीम, अब मैं आपको बताऊं, जमीयत उलेमाए हिंद की यह याचिका है। 1750 से 1800 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्कैन किया है। 400 याचिकाएं उसमें केवल उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन किसी का घर जो गिराया गया है उनकी ज्यादातर घरों की वो याचिकाएं नहीं थी। वो अलग अलग संगठनों की, एनजीओज की या जमीयत उलेमाए हिंद जैसे विचारधारा रखने वाले संगठनों की वो याचिकाएं थी। तो जो घर गिराया गया उनकी वो क्यों नहीं थी याचिकाएं? ऐसा क्यों था कि वो याचिकाएं उनकी नहीं थी जो घर गिराया गया? ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट को तक पहुंचने की हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि उनको पता था उनका निर्माण कहीं ना कहीं अवैध है। सुप्रीम कोर्ट क्या यह समझने में नाकामयाब रहा है कि न्याय में देर होना या अन्याय के कारण बुलडोजर कार्रवाई अस्तित्व में आई है? बिल्कुल यह बात सही है कि अगर अन्याय हुआ है या न्याय में देर हुई है तो बुलडोजर कार्रवाई अस्तित्व में आई है, और न केवल अस्तित्व में आई है बल्कि लोकप्रिय भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये समझना चाहिए था। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और उनके जो जस्टिस या न्यायाधीश या माई लॉर्ड्स हैं
वो अपनी एक परिधि में जीवन व्यतीत करते हैं और वो तर्क वितर्क, सबूतों और कार्रवाई और जो प्रोसेस है उसके आधार पर अपने फैसले सुनाते हैं, जन भावना से पूरी तरीके से कटे हुए होते हैं। अब इसे अवमानना कहा जाए या कुछ भी मान लिया जाए, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य है। आप किसी भी उस पे अगर कोई उठा करके देखेंगे, अगर आप व्यवहारिक रूप से इस चीज को, तो आप ये पाएंगे कि ये बात पूरी तरीके से सत्य है और कोर्ट जन भावना से चलने के लिए शायद बनी भी नहीं थी। इसके बाद अगर दूसरी बात आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को दो चार बातें ये संज्ञान में और लेनी चाहिए थी कि इसी बुलडोजर एक्शन के माध्यम से कंगना रनौत का छज्जा भी ढा दिया गया था। जबकि हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को रिलीफ दिया था, फिर भी कंगना रनौत का छज्जा ढा दिया गया था। और अतीक अहमद और जो है ना मुख्तार अंसारी समेत जितने भी बाहुबली, धनबली और जितने भी राजनीतिक पकड़ वाले या राजनीतिक मतलब जो है ना अपनी पहुंच वाले लोग थे, उनसे जो अवैध निर्माण छुड़ाए गए हैं वो भी इसी बुलडोजर एक्शन के माध्यम से छुड़ाए गए हैं। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेनी चाहिए थी और शायद ली होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और बात है कि इस समय जो 51वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जस्टिस खन्ना, उनके जो चाचा जी थे वो 1977 में हंसराज खन्ना जी सबसे वरिष्ठता के क्रम में सबसे ऊपर थे और इंदिरा गांधी ने उनको जो है ना हंसराज खन्ना जी को उस समय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनने दिया था और उनके एक जूनियर एचआर बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। इससे नाराज होकर 1977 में हमारे जो जस्टिस हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई बन गए हैं, जो जस्टिस खन्ना है, उनके चाचा हंसराज खन्ना ने उस बात से नाराज होकर अपने जूनियर को जो उनके बना दिया गया सीजीआई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये इंदिरा गांधी ने किया था। और शायद ये बात भी जो है ना पता नहीं संज्ञान में ली या नहीं ली कि कांग्रेस ने प्रियम्बल में चेंजेस कर दिए थे, अमेंडमेंट कर दिए थे, जो कि प्रस्तावना कहा जाता है, संविधान की आत्मा है, उसमें भी चेंजेस किए गए थे। और आपातकाल में 1975 में मतलब जो है ना संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये कोई सामान्य दिनों की बात नहीं थी, ये आपातकाल में हुआ था। इसके अलावा एक दो बातें और भी मैं बताऊं, इस देश में ये भी हो चुका है नेहरू के समय में कि 3 या 4 दिन एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, उनके रिटायर होने के रह रहे थे और उड़ीसा के राज्यपाल का उनका गजट निकाल दिया गया कि उड़ीसा के राज्यपाल बनने जा रहे हैं, जबकि अभी वो पूरी तरीके से रिटायर भी नहीं हुए थे। और इस देश में इंदिरा गांधी के समय में यह भी हो चुका है कि एक जस्टिस को राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनको दोबारा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाता है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको फिर राज्यसभा भेजा जाता है, उसके बाद उनको फिर से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाता है। तो ये सारे कारनामे इस देश में हो चुके हैं, लेकिन ये बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए। ना भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरीके से वरिष्ठता के क्रम को खंडित किया। ये सब कांग्रेस ने किया, नेहरू के जमाने में हुआ। और जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, उन्होंने संविधान निर्माता को भारत रत्न नहीं दिया। हालांकि ये बात है कि उन्होंने, राजीव गांधी ने अपनी सरकार में खुद को, राजीव गांधी ने तो बाद में मिला था, लेकिन इंदिरा गांधी और नेहरू ने अपनी अपनी सरकारों में खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। बाद में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है ना थोड़ा प्रेशर से 34 साल के बाद मरणोपरांत जो है ना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया था, जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं। उन्होंने संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को तहस नहस किया है और उन्होंने प्रियम्बल में और संविधान के ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं, ऐसे ऐसे आपातकाल लगाया और ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं, जो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किस फैसले का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो अखबारों में आ रहा है या जो अलग अलग पार्टियां जो सोशल मीडिया और उस पर वो कर रही हैं, वो उस फैसले का इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से कर रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्रियों के मुंह पर तमाचा है। तो क्या ये जो कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार पे भी तमाचा हुआ, फिर ये बंगाल में दीदी की सरकार पे भी तमाचा हुआ, ये उन सभी सरकारों पे भी तमाचा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सिद्धारमैया सरकार भी बुलडोजर एक्शन कर रही है, तो ये उनके मुंह पर भी तमाचा हुआ। ये अपनी तरफ से इन चीजों को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन
ना सीमित होने वाला है, ना रुकने वाला है, ना इसको रुकना चाहिए। जितने भी भू माफिया हैं या जितने भी अवैध निर्माण या जितने भी पंचायत की शामलात जमीन या यहाँ तक कि रेलवे की जमीन या सरकारी जमीनों पर कब्जा करे बैठे हुए थे, उनको इन भारतीय जनता पार्टियों की सरकार ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। यह बात पूरी तरीके से सत्य है। लेकिन यह विधि के दायरे में हुआ है, इसको कानून के दायरे से बाहर करके नहीं देखा जा सकता। नहीं तो ये जमीयत उलेमाए के हिंद के अलावा कब की कांग्रेस चली जाती। जो है ना, उनके पास अपना एक वकील है, उसका नाम कपिल सिब्बल है। वो इस देश में जितने भी देशद्रोही हैं या जितने भी आतंकवाद या अलगाववाद की मानसिकता के लोग हैं, उनके फैसले और बहुत सारे गरीबों का हमदर्द जो है ना, वो कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल वहीं पर है और वो है ना अपने तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं। तो कोई भी, मैं ये कहना, मेरा कहने का अर्थ ये है कि कानून के दायरे में ये हुआ है। इसका परिणाम 2 लोकसभा इलेक्शन और 2 विधानसभाओं में इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, वोट प्रतिशत लगातार बढ़ते जाना और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ होना, ये इस बात का सबूत है कि बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से सही है, कानून के दायरे में है, न सीमित होने वाला है न रुकने वाला है। यह लगातार जारी रहेगा और इन गाइडलाइंस के अनुरूप और इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आगे चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद संज्ञान में कम ली होंगी, जो मुझे प्रतीत हुआ कि शायद कम ली होंगी, तो वो चीज भी आगे सुप्रीम कोर्ट उसमें ले और सुप्रीम कोर्ट ये भी देखे कि 370 को हटाने को और 35A को हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से संवैधानिक करार दिया था। और जम्मू कश्मीर की असेंबली में एनसी और कांग्रेस की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने उसके जो है ना अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर होकर रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखे कि उनकी बात का कितना लंबा प्रभाव होता है, किन किन तबकों पर होता है और कौन कौन उसको अपने अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे संबंधित मोटी मोटी जानकारी मैंने दी होगी और अच्छी लगे तो जरूर आप इसको शेयर जरूर करिएगा। आगे फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।